हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं अबाउट एंटीबॉडी। एंटीबॉडी के बारे में हम कंप्लीट डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे, तो मे बी ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। हर एक चीज़ जितना भी एंटीबॉडी के बारे में आप किसी भी बुक में पढ़ते हैं, उन सब का कंक्लूज़न यहाँ ला के लिखा हुआ है एंटीबॉडी से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंटीबॉडी के इंट्रोडक्शन से हम बात करेंगे कि एंटीबॉडी होती क्या है। एंटीबॉडी क्या है? सीरम ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। एंटीबॉडीज़ आर सीरम ग्लाइकोप्रोटीन्स। मोस्टली जो आईजीजी एंटीबॉडी है, जिसे हम गामा ग्लोबुलिन भी बोलते हैं, ये हमारे सीरम के अंदर प्रेजेंट होती है। सीरम क्या होता है कि जब हम अपने ब्लड से क्लोटिंग फैक्टर्स को रिमूव कर दें, तो जो चीज़ बचेगी, जो प्लाज्मा बचता है, उसे हम सीरम बोलते हैं। एंटीबॉडी सिंथेसिस होती है आफ्टर एंटीजन एक्सपोजर के, कि जब एंटीजन से एक्सपोजर हो गया उसके बाद में एंटीबॉडी को सिंथेसाइज किया जाएगा, या फिर कुछ एंटीबॉडीज़ पहले से भी सिंथेसाइज फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ये हमारे अडेप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है। ये मेनली जो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स है उसमें काम आता है। इम्यूनोग्लोबिन, एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबिन्स भी बोलते हैं। यही चीज़ इसके बारे में रिपीट की हुई है कि अडेप्टिव इम्यूनिटी का ये पार्ट है। एंटीजन एक्सपोजर के बाद में सिंथेसाइज की जाएगी एंड दे आर ग्लोब्यूलिन्स। ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं ये नेचर में। एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर की बात करें तो जो आईजीजी एंटीबॉडी है उसको हम एज एन रेफरेंस लेते हैं, कि क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी सिंपल स्ट्रक्चर है और मोनोमेरिक टाइप की है, और इसका सबसे लो मॉलिक्यूलर वेट है। तो इसका सबसे सिंपल स्ट्रक्चर होने की वजह से हम इसे एज एन मॉडल एंटीबॉडी लेते हैं पूरे एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को समझने के लिए। हर एक एंटीबॉडी के अंदर दो चेन प्रेजेंट होती है, एक तो होती है हैवी चेन और एक होती है लाइट चेन। तो जो हैवी चेन है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 50 किलो डाल्टन। और जो लाइट चेन है उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 25 किलो डाल्टन। जो टोटल दो हैवी चेन प्रेजेंट होंगी, तो दो हैवी चेन का टोटल वेट हो गया 100 किलो डाल्टन, और टोटल दो लाइट चेन प्रेजेंट होंगी तो उनका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया? 50 किलो डाल्टन। जो आईजीजी एंटीबॉडी, अगर उसका टोटल वेट की अगर हम बात करें तो दो हैवी चेन और दो लाइट चेन, तो 100 + 50 150 किलो डाल्टन इसका वेट हो गया। ये सबसे कम वेट वाली एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो भी दो तरीके से, इंट्रा चेन एंड इंटर चेन। वो अभी हम देखने वाले हैं कि कहाँ पर इंट्रा चेन और कहाँ पर इंटर चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो ये है आईजीजी एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर 150 किलो डाल्टन की। ये यहाँ पर एन टर्मिनल होते हैं, यहाँ पर आके ये सी टर्मिनल प्रेजेंट है। ये है हैवी चेन, जो ये ब्लू कलर में बना रखी है ये हैवी चेन है, और जो ये ऑरेंज कलर की है ये है लाइट चेन, और ये जो ये स्काई ब्लू वाले कलर की है ये है हैवी चेन। जो हैवी चेन है उसके अंदर वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन होते हैं। ऐसे ही लाइट चेन के अंदर वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन प्रेजेंट होते हैं। वो वेरिएबल कौन कौन से हैं? जैसे ये वाला है वेरिएबल लाइट, ये वाला वेरिएबल लाइट, ये वेरिएबल हैवी, ये वेरिएबल हैवी। बाकी जो रीजन बच गया वो सारा क्या बचेगा? कांस्टेंट रीजन बचेगा। जैसे ये लाइट चेन में वेरिएबल लाइट, कांस्टेंट लाइट, वेरिएबल लाइट, कांस्टेंट लाइट, ठीक। और ये हैवी चेन में वेरिएबल हैवी, कांस्टेंट हैवी। तो कांस्टेंट हैवी के यहाँ पर तीन रीजन है, CH1, CH2 एंड CH3। और इस वाले रीजन को हम बोलते हैं हिंज रीजन। हिंज रीजन में क्या होता है कि यहाँ पर एक जॉइंट होता है, और हिंज रीजन की वजह से यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है। तो ये वेरिएबल रीजन, कांस्टेंट रीजन, यहाँ पर ये कार्बोहाइड्रेट CHO ये कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। और जो हमने कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स की बात की थी, वो इस वाले डोमेन के ऊपर एक्शन होता है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स का। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन में हमने IgM और IgG एंटीबॉडी की बात की थी। जो यहाँ पर इस वाले रीजन में एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है, इसको हम बोलते हैं बाइवेलेंट FAB2। और यहाँ पर ये जो ये बॉन्ड बना रखे हैं ये है डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। FAB रीजन है, FC रीजन है। FAB रीजन कौन सा है? जो जहाँ पर एंटीजन की बाइंडिंग होती है, फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग, उसे हम बोलते हैं FAB रीजन। और जो इफेक्टर रेस्पॉन्स रीजन होता है, फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब जो ये इफेक्टर रेस्पॉन्स है, जो FC रीजन है, उसमें क्या क्या रेस्पॉन्स आ सकते हैं? ये ADCC, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिक
सिटी को शो करता है, जैसे एनके सेल्स। आईजीई मीडिएटेड जो इफेक्टर रेस्पॉन्स है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को कॉज करता है, जैसे कि मास्ट सेल है, इस्नोफिल है, बेसोफिल है। ऑप्सोनाइजेशन करवाता है फैगोसाइटोसिस, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजिस के थ्रू। क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथ एक्टिव करवाता है आईजीएम एंड आईजीजी एंटीबॉडी के थ्रू। डिफरेंट प्रोटीएज का ट्रीटमेंट अगर हम देखें, उससे पहले एक बार ये ऐसे सिंपल वे में स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ये वेरिएबल हैवी, कांस्टेंट हैवी 1, कांस्टेंट हैवी 2, कांस्टेंट हैवी 3, ये हिंज रीजन है। और ये यहाँ पर ये डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट है। ये लाइट चेन है, ये पूरी ये हैवी चेन है, ये लाइट चेन होगी। यहाँ पर एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है, ये एफ रीजन है और ये FC फ्रेगमेंट है। देन जो डिफरेंट प्रोटीएजेस है, अगर उनके ट्रीटमेंट से हम इसे ब्रेक डाउन करवा के देखें, फिर उसे STS पेज पे रन करवाएं, तो हमें कैसे, कहाँ पर कितने मोलिकुलर वेट का कितना सेगमेंट मिलता है, कितने प्रोटीन के कितने पेप्टाइड के फ्रेगमेंट मिलते हैं, वो हम देखेंगे। ये नेट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हमने क्या किया, पैपीन से, बीटा मरकेप्टोइथेनॉल से एंड पेप्सिन से ट्रीट करवाया। तो जब हम पेप्सिन से ट्रीट करवाते हैं तो जो पेपिन है वो कट करता है हिंज रीजन के ऊपर, और जो पेप्सिन है वो कट करता है हिंज रीजन के नीचे। हम पेपिन से जब ट्रीट करवाते हैं तो पेपिन हिंज रीजन के ऊपर कट करेगा, तो उसकी वजह से 3 फ्रेगमेंट जनरेट होते हैं कि यहाँ पर जो हिंज रीजन था उसने कट किया, तो ये वाला सेगमेंट अलग, ये वाला सेगमेंट अलग और ये वाला सेगमेंट अलग। एफ ए बी 50-50 किलो डाल्टन के, FC 50 किलो डाल्टन का। तो 3 फ्रेगमेंट यहाँ पर जनरेट हुए हैं, एफ ए बी और FC। ये 50-50 किलो डाल्टन के ये फ्रेगमेंट्स हैं। यहाँ पर जो FAB फ्रेगमेंट है वो एंटीजन के साथ बाइंड कर सकता है, लेकिन क्रॉस लिंकिंग है उसे परफॉर्म नहीं कर सकता। और क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी तो कोई प्रेसिपिटेशन भी नहीं होगा, और जो FC फ्रेगमेंट है वो भी जनरेट होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है कि जो क्रॉस लिंकिंग है वो क्या होती है। क्रॉस लिंकिंग, ये जो प्रेसिपिटेशन क्रॉस लिंकिंग का दिखा रखा है कि जो एक एंटीजन है उस एंटीजन के ऊपर ये डिफरेंट काइंड ऑफ एपिटोप प्रेजेंट है, और उनसे अलग अलग टाइप की ये जो एंटीबॉडी है वो रिएक्ट करती है। एक एंटीबॉडी दो अलग अलग एंटीजन से भी, सेम एंटीजन से भी इंटरेक्ट करेगी, तो आपस में वो एक लिंकिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं कि क्रॉस लिंकिंग टाइप का एक नेटवर्क लाइक का स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इसकी वजह से प्रेसिपिटेशन होता है। तो प्रेसिपिटेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्रॉस लिंकिंग की रिक्वायरमेंट क्या है कि जो एंटीबॉडी और जो एंटीजन है उनके पास मिनिमम वो बाइवेलेंट होना चाहिए। ये दोनों मिनिमम बाइवेलेंट होने चाहिए कि दोनों के पास कम से कम 2 एपिटोप प्रेजेंट हो और कम से कम 2 पैराटोप प्रेजेंट हो। लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर सिर्फ एक पैराटोप और एक एपिटोप प्रेजेंट है। एक एपिटोप है जिसकी वजह से, एक पैराटोप है जिसकी वजह से सिर्फ एक ही एंटीजन से ये बाइंड हो सकती है, और एक ही एंटीजन से बाइंड होने की वजह से, क्योंकि हमने कंडीशन ही क्या देखी है कि 2 एंटीजन होने चाहिए, तो एक एंटीजन से बाइंड होने की वजह से ये क्रॉस लिंकिंग शो नहीं करेगी और कोई प्रेसिपिटेशन शो नहीं होगा। फिर हम देखते हैं कि पेप्सिन के ट्रीटमेंट की बात की जाए, तो पेप्सिन के ट्रीटमेंट में यहाँ पर जब पेप्सिन का ट्रीटमेंट होगा तो हिंज रीजन के नीचे कट लगेगा, तो ऊपर वाला रीजन अलग हो गया, नीचे वाला जो FC रीजन है वो अलग हो गया। जो FC रीजन है उसको फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा, छोटे छोटे शॉर्ट पेप्टाइड में टूटेगा, और जो FAB रीजन है वो 100 किलो डाल्टन का FAB रीजन आएगा। यहाँ पर देखिए 2 पैराटोप प्रेजेंट, 2 पैराटोप है और वो 2 एंटीजन के साथ में बाइंड करेंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल की जा रही है। इस वजह से यहाँ पर क्रॉस लिंकिंग भी होगी और प्रेसिपिटेशन भी होगा, और 100 किलो डाल्टन का एक फ्रेगमेंट जनरेट किया जाएगा। FC रीजन यहाँ पर जनरेट नहीं होता क्योंकि वो स्मॉल छोटे छोटे पेप्टाइड के अंदर ब्रेक डाउन हो गया है, इसलिए वो ज़्यादा जनरेट नहीं होगा। देन जो बीटा मरकेप्टोइथेनॉल है उसका जो ट्रीटमेंट किया जाएगा तो वो जितने भी डाइसल्फाइड बॉन्ड है उन्हें तोड़ देगा। तो यहाँ से डाइसल्फाइड बॉन्ड टूटा, यहाँ से टूटा और यहाँ से टूटा, तो 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन जनरेट होंगी अलग अलग। टोटल 4 फ्रेगमेंट जनरेट होंगे जिनमें से 2 तो हैवी चेन होंगी और 2 लाइट चेन होंगी।
50 किलो डाल्टन 50 25 25 ऐसे करके इनका ये जो चेन है वो जनरेट होंगी। देन अब हम क्या करेंगे कि अलग अलग एंजाइम से ट्रीट करने के बाद इन्हें फिर इनका बेंडिंग पैटर्न देखते हैं। जब इन्हें एसटीएस फेज पे हम रन करवाएंगे तो इनका बेंडिंग पैटर्न देखते हैं कि यहाँ पर हमने नॉर्मल माइस की आईजीजी एंटीबॉडी ली जिसे हमने किसी भी एंजाइम से ट्रीट नहीं किया है, तो वो 150 किलो डाल्टन पे उसका बैंड आएगा। देन हमने क्या किया कि बीटा मरकैप्टा इथेनॉल के साथ ट्रीट करवाए, तो हमने देखा था कि 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन 50 और 25 किलो डाल्टन के ऊपर बैंड आए थे। तो 50 किलो डाल्टन के ऊपर 2 हैवी चेन के बैंड आएंगे और 25 किलो डाल्टन के ऊपर 2 लाइट चेन के बैंड आएंगे। देन हम पैपिन से ट्रीटमेंट करते हैं, तो पैपिन से ट्रीटमेंट के बाद हमने देखा था कि 50 किलो डाल्टन के 2 एफएबी और 1 एफसी, तो यहाँ पर 50 पे 3 बैंड आएंगे, 3 पेप्टाइड दिखेंगे हमें, 2 एफएबी और 1 एफसी का। फिर हमने जो पेप्सिन था उससे ट्रीट किया था तो एफसी जनरेट नहीं हुआ था, सिर्फ एफएबी था 100 किलो डाल्टन का। तो यहाँ पर ये 100 किलो डाल्टन के एक एफबी हमें दिखाई दिया। जब हमने पैपिन प्लस बीटा मरकैप्टा इथेनॉल डाला तो हमें क्या दिखाई देगा कि भाई बीटा मरकैप्टा इथेनॉल क्या करता है कि जो हैवी चेन है और जो लाइट चेन है और जो लाइट चेन है उन्हें ये फर्दर ब्रेक डाउन करने का काम करेगा। तो 25 किलो डाल्टन के 4 तो हैवी चेन और 2 लाइट चेन हमें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर जो ये हैवी चेन है इनके बीच का जो डाइसल्फाइड बॉन्ड था वो ब्रेक डाउन हो गया, जिस वजह से 2 हैवी चेन की जगह 4 हैवी चेन बनी। तो यहाँ पर 25 किलो डाल्टन के हमें 6 बैंड देखने को मिलते हैं। तो ये है इनका बेंडिंग पैटर्न, जो कि ये नेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऐसा पूछा जाता है नेट में, इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन हम बात करते हैं इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली के बारे में, आईजीएसएफ के बारे में। जो इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली है ये प्रोटीन हैविंग इम्यूनोग्लोबिन फोल्ड्स इन देयर स्ट्रक्चर। इम्यूनोग्लोबिन फोल्ड्स होते हैं, एंटीपैलर बीटा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये क्या है, ये जब हमें ये हैवी चेन है, ये पूरा इस तरीके से हैवी चेन का डायग्राम हमने बनाया है और ये लाइट चेन है। जो ये हैवी चेन लाइट चेन है इनके अंदर ये एंटी पैरेलल बीटा सीट स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये एंटी पैरेलल बीटा सीट स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इम्यूनोग्लोबिन के ये फोल्ड्स हैं, आईजीजी एंटीबॉडी का ये स्ट्रक्चर। तो जो आईजीएसएफ है, इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली है, वो उसमें हम क्या क्या कंसिडर करते हैं, जो बी सेल रिसेप्टर है, टी सेल रिसेप्टर है, CD8+ है, RTK जो PDGF रिसेप्टर होते हैं, IG, आई कैम, एन कैम, जो हम उसमें इंटरेक्ट सेल टू सेल इंटरेक्शन में, सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन में जो हम बात करते हैं, उनकी जो जंक्शन है, जो जैम है, जंक्शन एडिरेंस मॉलिक्यूल है, ये सारे आईजीएसएफ सुपर फैमिली के अंदर आएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन क्या होते हैं कि जो CDR वेरिएबल रीजन में प्रेजेंट होता है और ये इंटरेक्ट करता है एंटीजन के साथ में। ये जो CDR है जो इंटरेक्ट करता है एंटीजन के साथ में, ये हाइपर वेरिएबल रीजन है। जैसे जो पूरा वेरिएबल रीजन है उसके अंदर 120 अमीनो एसिड होते हैं। थोड़ा थोड़ा हर जगह पे अमीनो एसिड में वेरिएशन आती है थोड़ी बहुत, लेकिन कुछ ऐसे रीजन होते हैं जहाँ पर हाई वेरिएबिलिटी होती है अमीनो एसिड के अंदर, और उन रीजन को हम क्या बोलते हैं, हाइपर वेरिएबल रीजन या CDR रीजन की हम बात करते हैं। जैसे ये एंटीजन है, एंटीजन के अंदर ये CDR1, यहाँ पर ये एंटीजन बाइंड होगा ये, और जो पैराटोप है उसके अंदर CDR1 CDR2 CDR3 रीजन प्रेजेंट होते हैं वेरिएबल रीजन के अंदर, और ये बाइंड करते हैं एंटीजन के साथ में। एंटीजन और एंटीबॉडी का जो इंटरेक्शन है वो नॉन कोवलेंट भी हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, वंडरवॉल इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप ऑफ इंटरेक्शन, ये किसी भी टाइप का यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं एंटीबॉडी की क्लासिफिकेशन की। एंटीबॉडी क्लासिफिकेशन जो दिया गया है वो जो हैवी चेन है, हैवी चेन के कि किस टाइप की हैवी चेन है उसके बेसिस पे एंटीबॉडी को क्लासिफाई किया गया है। जो हैवी चेन है जैसे कि ये एप्सिलॉन, अल्फ़ा, गामा, डेल्टा, म्यू, जिस टाइप की भी हैवी चेन है उसके अकॉर्डिंग एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर है, नाम है। जैसे IgM है म्यू, डेल्टा D,
गामा जी, अल्फ़ा ए, एप्सिलॉन ई। तो MDGAE एंटीबॉडी को क्लासिफाई किया गया है। तो एंटीबॉडी क्लासिफिकेशन को हम फर्दर डिटेल में देखते हैं। हैवी चेन का टाइप अल्फ़ा, तो एंटीबॉडी क्लास ए, म्यू एंटीबॉडी क्लास एम, गामा एंटीबॉडी क्लास जी, डेल्टा एंटीबॉडी क्लास डी, एप्सिलॉन एंटीबॉडी क्लास ई। हाफ लाइफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 7 डेज, 5 डेज, 21 to 23 डेज, 3 डेज एंड 1 डे इनकी। सबसे कम किसकी है? IgE की जो एंटीबॉडी है IgE, उसकी सबसे कम हाफ लाइफ है। मोलिकुलर वेट सबसे कम है IgG का, उससे ज़्यादा मिलेगा डेल्टा का, IgD का, IgE, देन IgA और IgM सबसे हैवी इम्यूनोग्लोबिन है, क्योंकि ये पेंटामेरिक फॉर्म में है। ये 5 ऐसे IgG जैसी 5 हम ज्वाइन कर दें, फिर उनके बीच में J चेन भी आएगी, उसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर ज़्यादा, इसका जो मोलिकुलर वेट है वो ज़्यादा है। स्ट्रक्चर ये डायमर की फॉर्म में मिलता है, बाकी ये तीनों मोनोमेरिक फॉर्म में है, ये पेंटामेरिक फॉर्म में मिलेगा। लोकेशन की बात करें तो ये सीक्रेटरी, जहाँ पर भी सीक्रेशन होगा वहाँ पर IgA प्रेजेंट होगा। कोलेस्ट्रम जो फर्स्ट येलो मिल्क होता है उसके अंदर IgA प्रेजेंट होता है। सलाइवा के अंदर, म्यूकस के अंदर, टीयर के अंदर, इन सब के अंदर IgA प्रेजेंट है। IgM हमारे ब्लड में, सीरम में, बी सेल रिसेप्टर में IgM प्रेजेंट है। IgG सीरम के अंदर मिलता है। IgD सीरम में जो बी सेल रिसेप्टर है वहाँ पे मिलेगा। देन IgE वहाँ पे मिलेगा जहाँ पर एलर्जिक रिस्पॉन्स होंगे, तो ये मास्ट सेल से, बेसोफिलिक सेल से रिलेटेड है और सीरम में भी इसकी थोड़ी बहुत क्वांटिटी मिलती है। देन फंक्शन की अगर हम बात करें तो जो IgA है वो फिज़िकल, जहाँ पर भी फिज़िकल बैरियर बनाना हो वहाँ पर IgA प्रेजेंट होगा। एंटीजन के न्यूट्रलाइजेशन में IgA होगा और नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाएगा IgA। IgM क्या काम करता है? ये फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूसर है आफ्टर बर्थ, कि सबसे पहले एंटीबॉडी IgM प्रोड्यूस की जाती है आफ्टर बर्थ। ये कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन पाथवे में काम आएगा। प्राइमरी एंटीबॉडी ऑफ न्यूट्रलाइज करता है एंटीजन को, प्राइमरी एंटीबॉडी है जो कि न्यूट्रलाइज करती है एंटीजन को। देन जो IgG है वो ऑप्सोनाइजेशन करेगा IgG, क्लासिकल कॉम्प्लीमेंटेशन जो पाथवे उसे एक्टिव करेगा। ADCC में ये आता है, ये सेकेंडरी एंटीबॉडी है। IgD बी सेल रिसेप्टर की तरह काम करेगा और IgE है वो जहाँ भी एलर्जिक रेस्पॉन्स है वहाँ पर काम आएगा। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में ये रोल प्ले करता है और जितने भी पैरासिटिक इन्फेक्शन है वहाँ पर IgE एंटीबॉडी ही काम आती है। देन अब हम बात करते हैं एक एक करके इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। एक एक करके जो हमने IgE, IgA, IgM, IgG, IgD जितनी भी ये एंटीबॉडी पढ़ी हैं इनके एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद IgG एंटीबॉडी। तो ये स्ट्रक्चर है IgG एंटीबॉडी का। मोनोमेरिक एंटीबॉडी होती है, इसको गामा ग्लोबुलिन भी बोलते हैं। सीरम में सबसे ज़्यादा यही मिलती है, सीरम में, ब्लड में मिलेगी। 2 एपिटोप, यहाँ पर 2 एपिटोप बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है, यानी कि 2 पैराटोप हैं। तो ये बाइवेलेंट है। 150 किलो डाल्टन इसका मोलिकुलर वेट है। ये प्रोड्यूस की जाती है इन सेकेंडरी रेस्पॉन्स। कि ये जब भी सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होगा तो ये प्रोड्यूस की जाएगी। हैवी चेन और जो लाइट चेन है, हैवी चेन में VH रीजन प्रेजेंट है, CH1 हिंज रीजन, CS2 CS3 ये रीजन प्रेजेंट है और लाइट चेन के अंदर वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन प्रेजेंट है। इसके फंक्शन की अभी हमने बात की है। इफेक्टर रिस्पॉन्स क्या होता है वो सारे अभी हम बात कर लेते हैं फिर से। फंक्शन स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी है, ये प्लेसेंटा को क्रॉस करने वाली एंटीबॉडी है और फीटस के अंदर एंटर होने वाली ये फर्स्ट एंटीबॉडी है और यही होती है जो फीटस के अंदर प्लेसेंटा को क्रॉस करके एंटर कर सकती है। तो फीटस को ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाएगी। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर ये प्रोड्यूस की जाती है। IgG एंटीबॉडी के टाइप्स है IgG 1, 2, 3, 4, 4 टाइप की ये मिलती है।
किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ माइनर वेरिएशन इन कांस्टेंट रीजन, कि कांस्टेंट रीजन के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस की वजह से ही ये 4 टाइप की एंटीबॉडी आईजीजी प्रोड्यूस हुई। इफेक्टर रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें तो ये ऑप्सोनाइजेशन करवाती हैं, फेगोसाइटोसिस को इंड्यूस करवाएंगी। ऑप्सोनिन्स आईजीजी C3b प्रोटीन ये होते हैं न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेज के थ्रू फेगोसाइटोसिस होगा। एडीसीसी जो एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड जो साइटोटॉक्सिसिटी है, कौन करवाता है? एनके सेल, और ये वायरस इन्फेक्टेड सेल को किल करने का काम करती है। क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे आईजीजी करवाती है, लेकिन आईजीएम ज़्यादा एक्टिव है क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे को एक्टिवेट करवाने में। ये एग्लूटिनेशन और प्रेसिपिटेशन को शो करती हैं, लेकिन सीधी सी बात है कि जितनी ज़्यादा, जैसे जो पेंटामेरिक है, डाइमेरिक है, मोनोमेरिक है, उनमें जो पेंटामेरिक एंटीबॉडी है वो ज़्यादा एग्लूटिनेशन करवाएगी, वो ज़्यादा प्रेसिपिटेशन करवाएगी एज़ कम्पेयर टू मोनोमेरिक। तो डाइमेरिक भी करवाती है आईजीए प्रेसिपिटेशन, मोनोमेरिक है वो कम प्रेसिपिटेट करवाएगी। ये वायरस के साथ में इंटरेक्ट करती है आईजीजी, टॉक्सिन के साथ में, बैक्टीरिया के साथ में, पैरासाइट के साथ में, ये इनके साथ में रिएक्ट करेगी और इन्हें न्यूट्रलाइज करने का काम करती है। आईजीजी एंटीबॉडी की अगर हम बात करें, जो सेकेंड एंटीबॉडी है, अगर उसके बारे में हम डिस्कस करें तो जो इसकी हैवी चेन है वो डेल्टा टाइप की हैवी चेन है। ये इसका स्ट्रक्चर है, मोनोमेरिक है, मोलिकुलर वेट 180 किलो डाल्टन है हाईली ग्लाइकोसाइलेटेड मिलेगी। ये बाइवेलेंट है, 2 एपिटोप बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है। लो कंसंट्रेशन में ये सीरम में भी मिलती है, और सीरम के अंदर इसका फंक्शन हमें नहीं पता। ये एग्लूटिनेशन कर सकती है, ये प्रेसिपिटेशन भी कर सकती है, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है प्रेसिपिटेशन की वो ये फुलफिल करती है। ये एज एन बी सेल रिसेप्टर की तरह काम करेगी। तो ये बी सेल है और ये बी सेल के रिसेप्टर की तरह आईजीएम और आईजीडी दोनों एंटीबॉडी काम करेंगी। आईजीई एंटीबॉडी है, उसके अंदर हैवी चेन एप्सिलॉन हैवी चेन है इसके अंदर। मोनोमेरिक एंटीबॉडी है, बाइवेलेंट है, 2 एपिटोप बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है। यहाँ पर हिंज रीजन एब्सेंट है, इसलिए हमने यहाँ पर ऐसा कोई हिंज रीजन नहीं बनाया। कोई फ्लेक्सिबिलिटी प्रेजेंट नहीं होगी, क्यों? क्योंकि हिंज रीजन ही प्रेजेंट नहीं है। हिंज रीजन प्रेजेंट ना होने की वजह से यहाँ पर कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी प्रेजेंट नहीं होती है। इसका जो मोलिकुलर वेट है वो 185 से 190 किलो डाल्टन तक होगा। हैवी चेन में वेरिएबल हैवी चेन रीजन प्रेजेंट है, CH1 CH2 CH3 और CH4 की वजह से जो इसका वेट है वो वेरी करता है। फंक्शन टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी और जो पैरासिटिक इन्फेक्शन है उसमें इसका रोल है। देन आईजीए एंटीबॉडी की अगर हम बात करें तो ये डाइमेरिक होती है। डाइमेरिक एंटीबॉडी है, 1 2 3 4 इसके ऊपर जो एंटीजन बाइंडिंग साइट हैं, तो 4 एपिटोप बाइंडिंग साइट हैं। मोलिकुलर वेट 405 किलो डाल्टन है। किस किस की वजह से है? कि ये रीज़न तो इसके अंदर प्रेजेंट है ही, उसके साथ में 17 किलो डाल्टन की एक जे चेन मिलेगी और 70 किलो डाल्टन की एक सीक्रेटरी कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। ये सीक्रेटरी कॉम्प्लीमेंट मिलेगा और ये जो जे चेन है ये यहाँ पर मिलेगी। ये म्यूकोसा जो सीक्रेशंस हैं उनके अंदर मिलता है, मिल्क, म्यूकोसा, स्लाइवा, टीयर के अंदर। ये जो सीक्रेटरी कंपोनेंट है ये आफ्टर सीक्रेशन की, इनके सीक्रेशन के बाद में ये ऐड ऑन किया जाता है। जो आईजीजीए है वो इन जगह पे प्रेजेंट होती है, सीरम में लो कंसंट्रेशन में, सलाइवा में प्रेजेंट होती है, टीयर में प्रेजेंट होती है, कोलेस्ट्रोम जो फर्स्ट मिल्क होता है मदर उसमें प्रेजेंट होती है, म्यूकोसा में प्रेजेंट होती है। देन यहाँ पर ये क्या दिखा रखा है कि जो बी सेल है, एक्टिव बी सेल है सब म्यूकोसा के अंदर, उसने ये प्लाज्मा सेल बनाई। प्लाज्मा सेल के थ्रू जो आईजी एंटीबॉडी है वो बनी। ये सीक्रेट होने के बाद में जब ये आईजीजी एंटीबॉडी एपिथेलियल सेल में एंटर करेगी उस टाइम पे वहाँ पर इसके ऊपर ये सीक्रेटरी कॉम्प्लीमेंट को जोड़ा जाएगा। सीक्रेट जो कंपोनेंट है उसे जोड़ा जाता है और ये कैसे रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस करके
अंदर जाएगी एपिथेलियल सेल के, और जब ये वहाँ से एक्जोसाइटोसिस करके बाहर निकलती है तो अपने कंप्लीट स्ट्रक्चर को गेन करके निकलती है। तो बिफोर सीक्रेशन इसके ऊपर कोई कॉम्प्लीमेंट सीक्रेटरी कंपोनेंट ज्वाइन नहीं है, लेकिन आफ्टर सीक्रेशन इसके ऊपर जो ये वाला सीक्रेटरी कंपोनेंट है वो ऐड हो गया, और अब ये पैथोजन के साथ में इंटरेक्ट करती है। अगर हम इसे इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा के एसटीएस पेज के ऊपर इसे रन करते हैं, बीटा मरकैप्टोइथेनॉल के साथ ट्रीट करवाते हैं, तो हमें पता है कि बीटा मरकैप्टोइथेनॉल क्या करेगा, हैवी चेन को लाइट चेन को अलग कर देगा। तो यहाँ पर भाई डाइमेरिक है तो 4 हैवी चेन 4 लाइट चेन 50 और 25 किलो डाल्टन की, एक 17 किलो डाल्टन का जे चेन भी मिलेगी, ये यहाँ पर भी मिलेगा। लेकिन बिफोर सीक्रेशन आफ्टर सीक्रेशन में सीक्रेटरी कंपोनेंट का फ़र्क है। तो बिफोर सीक्रेशन यहाँ पर कोई भी सीक्रेटरी कंपोनेंट नहीं है, लेकिन आफ्टर सीक्रेशन यहाँ पर ये सीक्रेटरी कंपोनेंट जॉइन है। तो यहाँ पर हमें बिफोर सीक्रेशन 3 बैंड देखने को मिलते हैं, आफ्टर सीक्रेशन हमें 4 बैंड देखने को मिलेंगे। 2 टाइप की आइसोमर्स प्रेजेंट होती हैं, IgA1 एंड IgA2। इनका जो मेन काम है वो प्राइमरी फिजिकल बैरियर बनाना है। देन ये एग्लूटिनेशन और प्रेसिपिटेशन भी शो करती हैं। जो वायरस है, बैक्टीरिया है, पैरासाइट है, उन्हें न्यूट्रलाइज करने का काम करेंगी। देन IgM एंटीबॉडी, जो IgM एंटीबॉडी है उसकी जो हैवी चेन है वो म्यू टाइप की है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, ये इस टाइप का ये प्लेनर स्ट्रक्चर दिखता है इसका। 900 किलो डाल्टन इसका मोलिकुलर वेट है, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंटीजन के साथ एक साथ बाइंड कर सकती है। तो 10 एपिटोप बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है यहाँ पर। ये डेकावैलेंट है, इसकी वैलेंसी 10 है। यहाँ पर हिंज रीजन प्रेजेंट नहीं होता इनके बीच में, और कोई फ्लेक्सिबिलिटी प्रेजेंट नहीं होगी। 5 एपिटोप यहाँ पर बाइंड कर सकते हैं। वैलेंसी इसकी 10 है, लेकिन 5 एपिटोप यहाँ बाइंड करते हैं। हैवी चेन लाइट चेन वो ही सेम तरीके की है, उसके साथ में जे चेन आती है। यहाँ पर वो वेरिएबल हैवी चेन और CH1 CH2 CH3 उसके साथ में जे चेन, और यहाँ पर वेरिएबल लाइट एंड कॉन्स्टेंट लाइट चेन होती है। फंक्शन की बात करें तो ये फर्स्ट एंटीबॉडी है जो कि बर्थ के बाद में जनरेट की जाएगी। इसका जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स शो करेगी ये प्री डिटर्मिनेंट प्रेजेंट है यहाँ पर। ये एग्लूटिनेशन और प्रेसिपिटेशन को शो करती है, और ये जो क्लासिकल कॉम्प्लीमेंटेशन पाथवे है उसको एक्टिवेट करेगी, न्यूट्रलाइज करेगी वायरस, बैक्टीरिया और टॉक्सिन को, और ये बी सेल रिसेप्टर की तरह एक्ट करेगी। अब जो टाइप्स ऑफ एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट है इम्यूनोग्लोबिन के ऊपर, ये इसके लिए मैंने सेपरेट अलग वीडियो बना रखी है। पूरा जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट है उसके ऊपर पूरे नोट्स और अच्छे से इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करके हमने वीडियो बनाई हुई है। तो ये आप उस वीडियो से देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, इम्यूनोलॉजी की प्लेलिस्ट में। देन एंटीबॉडी डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें कि जो डाइवर्सिटी है एंटीबॉडी की वो किस वजह से होती है, ये हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय